नमस्कार। वेलकम बैक टू दिस एग्रीकल्चर एकेडमी। हम लोग पढ़ेंगे जैम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेली के बारे में। मार्मालेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। पहला प्रश्न क्या है कि जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल है, यानी किन फल से जैम बनाया जाता है। तो सबसे बढ़िया जो जैम बनता है मेरे भाई किसका बनता है? सेब का बनता है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी, फिर अनानास और केला। ये क्रम है। इस क्रम से फल सुटेबल होते हैं जैम बनाने के लिए। सबसे अच्छा जैम किसका बनेगा? सबसे अच्छा तो जैम बनेगा सेब का, फिर स्ट्रॉबेरी का, इसके बाद अनानास का, फिर केला का। क्वेश्चन नंबर 2, ये जैम की परिभाषा आपके सामने दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो बढ़िया से। कि जब किसी फल के गूदे को चीनी तथा खटास के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाने के लिए जब एक अर्ध ठोस पदार्थ बनता है उसी को बोलते हैं जैम। तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न इसके बाद सीधा पूछा जाता है कि जैम में फल का अंश कितना होता है। तो जैम में जो फल का अंश होता है वो 45% होता है। कितना? 45% जैम में जो है फल का अंश देखने को मिलता है। वहीं पर जैम में TSS कितना होता है? 68%। TSS को किसके द्वारा मापते हैं मेरे भाई? तो इसको मापते हैं हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से। अच्छा, अगला प्रश्न कि जैम में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो 33 से 38% के आसपास पानी पाया जाता है जैम में। कितना? 33 से 38%। अगला प्रश्न है कि जैम में इनवर्ट शर्करा की मात्रा कितने परसेंट होती है। तो ये होती है 30 से 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैम बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बोला? जैम को बनाने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा जैम बनाने में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अंतिम बिंदु ज्ञात करने हेतु कौन कौन से परीक्षण करते हैं। तो एक तो करते हैं सीड टेस्ट जिसको बोलते हैं फ्लैक, और दूसरा करते हैं टेम्परेचर टेस्ट। अगर तापमान 103 डिग्री के आसपास है तो समझना चाहिए जैम कंप्लीट है। तो अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए 4 परीक्षण किए जाते हैं: चादर परीक्षण, तापक्रम परीक्षण, रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग और ड्रॉप टेस्ट। तो जैम के अंतिम बिंदु का निर्धारण इन 4 टेस्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जैम है तो जैम क्या होता है? अपारदर्शक होता है, यानी नॉन ट्रांसपायरेंट। जब TSS की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कुल घुलन ठोस की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो जैम किस प्रकार का बनता है? तब स्टिकी या फिर गमी जैम बनता है, जिसको बोलते हैं चिपचिपा जैम। जब जैम में इनवर्ट शुगर की मात्रा 30% से क्या होती है? कम। जब इन शुगर की मात्रा 30% से कम होती है तब दानेदार जैम बनता है, यानी क्रिस्टलाइज्ड जैम बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान कितना होता है। बात करी जा रही सब्जियों की डिब्बाबंदी में, तो यहाँ पे 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पर फलों की डिब्बाबंदी में तापक्रम कितना यूज करते हैं? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में कितना तापक्रम लेते हैं, तो 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड सब्जियों की डिब्बाबंदी में, और फलों की डिब्बाबंदी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, अगला है जेली के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जेली क्या है? जब पैक्टिन और अम्लयुक्त फलों के रस को चीनी और साइट्रिक अम्ल की एक निश्चित मात्रा के साथ में उबालकर जो पदार्थ तैयार करते हैं और ठंडा होने पर अर्ध ठोस हो जाता है, कैसा? सेमी सॉलिड, उसको ही बोलते हैं अपन लोग क्या? जेली। अगला प्रश्न है कि पैक्टिन की अधिकता वाले फल से क्या बनाया जाता है, बताइए। तो पैक्टिन की अधिकता वाले फल से क्या बनाते हैं अपन लोग? जेली। किस फल में पैक्टिन की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अमरूद में, करौंदा में, आंवला में, नींबू वर्गीय फलों में। ध्यान रखिएगा, अमरूद है, करौंदा, आंवला, नींबू वर्गीय फल, इनसे क्या होता है? इनसे जेली बनाई जाती है। अगला प्रश्न कि जेली में फल का अंश कितना होता है। तो फल का अंश चाहे जैम हो चाहे जेली हो 45% ही होता है। TSS में अंतर होता है, तो जेली में TSS की मात्रा कितनी होती है? 65%। अगला प्रश्न, जेली बनाने में फलों में किसकी अधिकता होनी चाहिए। तो जेली बनाने के लिए फल में पैक्टिन की अधिकता होनी चाहिए। किसकी? पैक्टिन की। पैक्टिन की मात्रा को किससे मापते हैं? आंसर है जेल मीटर से।
अच्छा, जब जेली तैयार हो जाती है तो जेली किस प्रकार की होती है? तो ये होती है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है, पैक्टिन की मात्रा को मापने के लिए कौन से टेस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं? पैक्टिन की मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए कौन से टेस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल टेस्ट। नंबर 2 जेल मीटर टेस्ट। अगला प्रश्न कि जेली बनाने के लिए फलों में पैक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। फलों में पैक्टिन की कितनी मात्रा हो ताकि जेली अच्छी बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.5 से 1%। ये 10% नहीं है जो समझ रहे हैं आप, 0.5 से 1% यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जेली में चीनी की मात्रा होनी चाहिए तो 60 से 65% होनी चाहिए। जेली में अंतिम बिंदु पर तापमान कितना आना चाहिए? 105 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जेली बनाने के लिए फलों में अम्लता कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 से 1%। वहीं पे जब हम जैम हमने पढ़ा था तो जैम में अम्लता कितनी थी? 0.5 से 0.6%। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0.75 से 1%। जेली में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 33 से 38%। अच्छा, अच्छी जेली का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 3.2%। माफ कीजिए, 3% नहीं होगा यहाँ पे, केवल 3.2 होगा। जेली के अंतिम बिंदु का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? तो ये 4-5 टेस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं, आप लोगों को देख लीजिएगा। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जेली का भार में प्रयोग में लाई गई शर्करा के भार का कितना होना चाहिए? प्रश्न ये है, जितनी जेली बनाई जाती है, जो फल प्रयोग में लिए जाते हैं, उसका कितना 1.5 गुना शर्करा प्रयोग में लेते हैं। तो जेली में जैसे 1 किलो जेली आपने बना, भार में 1 किलो है, तो शर्करा आपने कितने प्रयोग करनी चाहिए? आपको 1.5 किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तैयार जेली से अगर पानी रिसता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीपिंग जेली या सिनेरेसिस। जेली तैयार है, अगर उससे पानी गिर रहा है या पानी रिसाव हो रहा है तो उसको बोलते हैं बीपिंग जेली। अब इसका कारण क्या है? अम्ल की अधिकता हो है, अपर्याप्त पैक्टिन होगा, और चीनी की बहुत कम मात्रा अगर प्रयोग करते हैं, तो इन सभी कारण जो हैं बीपिंग जेली के कारण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर अम्ल की अधिकता है, अपर्याप्त पैक्टिन है, चीनी की बहुत कम मात्रा प्रयोग की है, तो उस कंडीशन में बीपिंग जेली अच्छी क्वालिटी की जेली नहीं बनेगी, याद रखिएगा। सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन कौन से हैं? तो जामुन, अंगूर, सेब, ये 3 ऐसे फल हैं जिनसे सिरका यानी विनेगर बनाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा पाई जाती है? प्रश्न भी बन सकता है। तो 3.5%। अगला प्रश्न कि जेली बनाने में चीनी मिलाने का आधार क्या होता है? तो जेली में जो चीनी मिलाई जाती है अकॉर्डिंग टू पैक्टिन ग्रेड, पैक्टिन के अकॉर्डिंग ही जेली में चीनी मिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिरके द्वारा संरक्षित अचार, मतलब वो कौन कौन से अचार हैं जिनमें प्रिजर्वेशन के रूप में सिरका का यूज करते हैं? तो प्याज का अचार और खीरे का अचार, ये राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा अचार किसका बनाया जाता है? तो आप बताएंगे खीरा, कुकुम्बर का। और भारत में सर्वाधिक अचार किसका बनाया जाता? तो आम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नमक द्वारा संरक्षित अचार है, नमक द्वारा कौन सा अचार प्रिजर्व किया जाता है? तो नींबू का अचार और आम का अचार। अगले वर्ष तो यही प्रश्न आए थे, अगले वर्ष ये प्रश्न आया था कि डिब्बा बंदी है जो डिब्बे प्रयुक्त होते हैं वो किस प्रकार के डिब्बे प्रयुक्त होते हैं? तो एक होते हैं अम्ल प्रतिरोधी, एक होते हैं सल्फर प्रतिरोधी। जो सल्फर रेसिस्टेंट होते हैं उसको एसआर कैन बोलते हैं, जो अम्ल प्रतिरोधी होते हैं उसको एआर कैन बोलते हैं। अब एआर कैन का यूज़ किन में करते हैं? तो आड़ू, अनानास, चकोतरा और स्ट्रॉबेरी में। इसी प्रकार जो सल्फर प्रतिरोधी होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे करते हैं? मक्का, मटर और सैम में। यहाँ से प्रश्न अगली बार जब एग्ज़ाम आपका हुआ था तब क्वेश्चन यहीं से आया था। अगला प्रश्न है कि प्रेकिंग, प्रेकिंग बोलें तो गुदाई किस में करते हैं? तो जब मुरब्बा बनाया जाता है आंवला में तो उसमें छेद कर दिए जाते हैं ताकि चीनी का जो घोल है सही से भर जाए। स्वीटिंग की क्रिया की जाती है, तो स्वीटिंग की क्रिया किस में देखने को मिलती है? ड्राइंग में मिलती है देखने में। फ्लेम पेलिंग किससे संबंधित है? तो प्याज और लहसुन में अप्लाई करी जाती है फ्लेम पेलिंग।
और हैंड पीलिंग किस में करते हैं, तो हैंड पीलिंग करते हैं पपीता में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा बीज जो है, जिसको अपन लोग बोलते हैं लाई पीलिंग, इसका यूज किस में करते हैं, तो आड़ू और खुबानी फलों में करते हैं। और सब्जियों की जब बात करी जाएगी तो गाजर, आलू और शकरकंद। ले पीलिंग को ही केमिकल पीलिंग के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करिएगा। ब्रायन के घोल में नमक का कितना प्रतिशत यूज करते हैं, जैसे जब सब्जियों की डिब्बा बंदी करते हैं तो उसको ब्रायन के माध्यम से करते हैं। ब्रायन में क्या होता है, नमक के घोल का यूज करते हैं, तो वो घोल लेते कितना है, तो 1 से 3% यहाँ पे करेक्ट है। फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान कितना रखते हैं, फलों के केस में 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड और सब्जियों के केस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। अगला प्रश्न है कि सब्जियों के स्टेरिलाइजेशन हेतु तापमान कितना रखते हैं। देखो, सब्जियों के स्टेरिलाइजेशन हेतु जो तापमान रखते हैं 116 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, सब्जियों के केस में जो तापमान है कितना लेते हैं, 116 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फलों के केस में जो तापमान लेते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेशन में तापमान कितना होता है, जो प्रशीतन है इसमें कितना तापमान होता है, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि ब्रायनिंग मुख्यतः शाखों में की जाती है, इसमें तापमान कितना रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रायनिंग मुख्य रूप से शाखों यानी सब्जियों में करते हैं, तो तापमान कितना होता है, 79 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। फलों की डिब्बाबंदी में किस घोल का यूज करते हैं, तो सिरप का। फलों की डिब्बाबंदी में किस घोल का यूज करेंगे मेरे भाई, तो सिरप आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मार्मालेड में TSS की मात्रा कितनी होती है, 65%। मार्मालेड किससे बनाया जाता है, तो नींबू वर्गीय फलों से। ये प्रश्न भी आता है कि मार्मालेड किससे बनाया जाता है, तो आप बताएंगे नींबू वर्गीय फलों से। अब देखो, अगर इस क्लास की आपको PDF वगैरह चाहिए बेहतरीन तरीके से इसी नोट का, तो बहुत सस्ता प्राइस 30 रुपये, और जो है 81 15 42 55 21, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, पूरा मैटर मिल जाएगा। और जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। 30 रुपये प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।